नमस्कार विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी में आज हम प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कालांश में हमने सेल्यूलर टोटिपोटेंसी अर्थात कोशिकीय पूर्ण सख्तता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। कोशिकीय पूर्ण सख्तता अर्थात कोशिका है, उस कोशिका की प्रत्येक जो पादप है उसकी प्रत्येक कोशिका में अपने समान नए पादप उत्पन्न करने की जो क्षमता पाई जाती है उसको हमने कोशिकीय पूर्ण सख्तता नाम दिया था। उसके बाद में हम आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट अर्थात प्रोटोप्लास्ट का हम आइसोलेशन कैसे करते हैं, कौन कौन सी विधियों के द्वारा ये जो प्रोसेस होती है वो संपन्न होती है, उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यदि बात करें प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट के बारे में हम बताते हैं कि जो एक कोशिका जो होती है उस कोशिका के बाहरी तरफ एक भित्ति पाई जाती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। तो कोशिका भित्ति रहित और प्लाज्मा झिल्ली युक्त जो कोशिका होती है उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट अर्थात प्रोटोप्लास्ट के बाहरी तरफ कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, उसे बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट। तो एक कोशिका से हम प्रोटोप्लास्ट को कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे उसको अलग किया जाता है, कैसे उसका आइसोलेशन किया जाता है, उन सब के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये जो प्रोटोप्लास्ट को अलग करने की जो तकनीक है वो जो तकनीक 4 चरणों में बांटी गई है। तो प्रथम जो चरण है उस प्रथम चरण में हम देखेंगे पार्ण का निर्जमीकरण। पार्ण का निर्जमीकरण अर्थात कहने का मतलब ये है कि सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, जो ग्रीन हाउस में जो पौधे उगाते हैं उन ग्रीन हाउस में से एक स्वस्थ और जो निरोगी पौधा है उस पौधे को हम ले लेते हैं और उस पौधे की को लेकर के उसकी जो 2-3 जो पत्तियां हैं उसको हम लेते हैं। उन 2-3 पत्तियों को हम निर्जमीकरण करने के लिए सबसे पहले हम 70% एथिल एल्कोहल में इसको 10 से 15 मिनट के लिए रखते हैं। इसके अलावा यदि एथिल एल्कोहल उपस्थित नहीं हो तो उसकी अनुपस्थिति में हम सोडियम हाइपोक्लोराइड 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल में भी इसको अभिरंजित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्राण का निर्जमीकरण करने के लिए 70% एथिल एल्कोहल को 10-15 मिनट में रखते हैं अथवा 2% हाइपोक्लोराइड के विलयन में हम पत्तियों को रखते हैं। प्रथम चरण पूर्ण हो गया। द्वितीय चरण की यदि हम बात करें तो निचली बाह्य त्वचा को हटाना। चूंकि हम जानते हैं कि पत्तियों की जो ऊपरी सतह होती है उस पर रंध्र बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं जबकि निचली सतह पर रंध्र अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसी कारण से जो नीचे का जो पार्ट होता है पत्तियों का वो अत्यधिक घना और अत्यधिक हरे रंग का होता है क्योंकि उधर क्लोरोफिल की अधिकता पाई जाती है और रंध्रों की उपस्थिति भी अधिक पाई जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निचली बाह्य त्वचा को हटाने के लिए एक छोटी चिमटी की सहायता से जो विलयन घोल से जो अभिरंजित जो पत्तियां हैं उनकी निचली सतह को चिमटी की सहायता से हल्की जो पतली जो थैली के समान जो प्लास्टिक के समान जो परत आती है उस परत को हम चिमटी की सहायता से हटा देते हैं। तो ये जो द्वितीय जो चरण है वो पूर्ण हो गया, निचली बाह्य त्वचा को हटाना। अब निचली बाह्य त्वचा को हटाने के पश्चात इस बाह्य त्वचा को हटाने के पश्चात छोटे छोटे टुकड़ों में हम जो पत्तियां हैं उनके छोटे छोटे हम टुकड़े कर लेते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े हम पत्तियों के कर लेते हैं। उसके पश्चात तीसरा जो चरण है वो शुरू हो जाता है। तीसरे चरण में हम क्या करते हैं, पर्णखंड को एंजाइमेटिक विलयन में रखना। पर्णखंड अर्थात जो हमने पत्तियां जो ली थी जिनको हमने अभिरंजित किया था, निर्जमीकरण जिनको किया था, उन पत्तियों के छोटे छोटे खंड प्राप्त होने के पश्चात इनको हम किस में रखते हैं, एंजाइमेटिक विलयन में रखते हैं। एंजाइमेटिक विलयन में रखते हैं। एंजाइमेटिक विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें विभिन्न प्रकार के लाभदायक एंजाइमों का मिश्रण होता है क्योंकि एंजाइम ही आइसोलेशन करेंगे। प्रोटोप्लास्ट को जो विलगित करने का कार्य करेंगे वो कौन करेंगे, एंजाइम ही करेंगे। एंजाइमों की उपस्थिति के कारण इस तकनीक को एंजाइमेटिक मेथड भी बोलते हैं क्योंकि इस तकनीक में एंजाइमों की एक विशेष भूमिका होती है। इस कारण से एंजाइमों को लिया जाता है।
तो एंजाइमेटिक जो विलियन है उस विलियन के अंदर हम क्या करते हैं, जो पत्तियों के ये जो छोटे छोटे जो खंड हैं उन खंडों को किस में रख देते हैं, हम एंजाइमेटिक विलियन में रख देते हैं। और एंजाइमेटिक विलियन में रखने के पश्चात ये क्या करता है, जो एंजाइम होते हैं वो इनको प्रोटोप्लास्ट बना देते हैं, या अर्थात सेल से जो बाह्य जो भित्ति होती है उसको भी हटा देते हैं। उसके बाद में जो चौथा चरण है वो है प्रोटोप्लास्ट अलग करके साफ करना। अब एंजाइमेटिक जो विधि के द्वारा एंजाइम प्रोटोप्लास्ट को अलग कर लेंगे, और अलग करने के पश्चात क्या, प्रोटोप्लास्ट को अलग करने के पश्चात हमारे को इसको साफ करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर लिख रखा है वॉशिंग बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, अर्थात जो अपकेंद्रण जो आता है, अपकेंद्रित करके इसको क्या किया जाएगा, वाश अर्थात धोया जाएगा। जो हमारे को जो प्रोटोप्लास्ट प्राप्त हुआ है उसको क्या किया जाएगा, धो करके 2-3 बार आंसू जल से इसको धोया जाएगा, और उसके पश्चात हमारे को जो ओरिजिनल जो प्यूरिफाइड जो प्रोटोप्लास्ट प्राप्त होगा वो हमारे को प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार जैसे हम यदि इसको तकनीकी या वैज्ञानिक दृष्टि से यदि हम देखें तो इसको इस प्रकार ये जो सिद्धांत और जो प्रोसेस है वो संपन्न होती है। सबसे पहले हमने क्या लिया है, जैसे सबसे पहले ये 1 नंबर पर क्या लिया है, इसको सबसे पहले हमने जो पर्ण का जो निर्जमीकरण किया है उसके लिए हम ग्रीन हाउस से ये पत्तियां ली है। उसके बाद में इन पत्तियों को अभी बताया था कि 70% एथिल एल्कोहल या 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड में इसको क्या करते हैं, निर्जमीकृत करते हैं। निर्जमीकृत करने के पश्चात इसको द्वितीय चरण में हम क्या करते हैं कि निचली बाह्य त्वचा को हटाते हैं। निचली बाह्य त्वचा को हटाने के लिए अभी मैंने बताया था कि इसको चिमटी का प्रयोग, चिमटी को प्रयोग में लेते हैं, छोटी जो पादप प्लांट चिमटी के नाम से जानते हैं इसको, और इससे हम छोटी जो निचली जो बाह्य त्वचा होती है उसको हम हटा लेते हैं। उसके पश्चात क्या किया जाता है, तीसरा जो चरण था पर्णखंड को एंजाइमेटिक विलियन में रखना। ये छोटे छोटे हम खंड प्राप्त कर लेंगे। इन खंडों को फिर क्या करेंगे, एंजाइमेटिक जो अर्थात एंजाइमों से युक्त जो विलियन होगा, उस एंजाइमों के युक्त जो विलियन होगा उसमें हम पत्तियों के छोटे छोटे इन खंडों को रख देंगे। इनको हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनमें प्लाज्मा की उपस्थिति है, अर्थात प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण इसको हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल भी बोल सकते हैं। तो उसके बाद में ये जो प्रोटोप्लास्ट जो एंजाइमेटिक विलियन के द्वारा जो सेल्स हैं वो उसमें एंजाइमों के द्वारा ये सेल से बाहरी जो त्वचा है वो अलग हो जाएगी, और प्रोटोप्लास्ट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। प्रोटोप्लास्ट अलग होने के पश्चात चतुर्थ चरण में प्रोटोप्लास्ट अलग करके इसको साफ करना है। ये जो प्रोटोप्लास्ट है ये तैयार हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, वॉशिंग बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन, अर्थात अपकेंद्रित जो अपकेंद्रण जो विधि है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसको वॉशिंग अर्थात धो लेते हैं, और धोने के पश्चात ये हमारे को क्या प्यूरिफाइड प्रोटोप्लास्ट प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार प्रोटोप्लास्ट का विलगन किया जाता है, अर्थात प्रोटोप्लास्ट अलग किया जाता है। अब ये हो गई एक प्रोटोप्लास्ट को अलग करने की एंजाइमेटिक मेथड। एक जो विधि होती है वो होती है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में क्या करते हैं, जनरली हम सामान्य यदि बात करें तो कृत्रिम रूप से उसको किया जाता है, कई प्रकार की मशीनों के द्वारा भी संपन्न किया जाता है। परंतु जो जो तकनीकी विकास हुआ है तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो मेथड माना जाता है वो होता है एंजाइमेटिक मेथड, क्योंकि इसमें एंजाइम ही संपूर्ण जो प्रक्रिया होती है वो ही संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण कर लेते हैं। इस कारण से ये जो विधि होती है एंजाइमों को अलग करने की, वो एंजाइमेटिक मेथड सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एंजाइमेटिक मेथड पूर्ण होने के पश्चात यदि हम इसको प्रोटोप्लास्ट जो कल्चर जो करते हैं, तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर की बात करें तो जब प्रोटोप्लास्ट अपने को प्राप्त हो जाएगा तो प्रोटोप्लास्ट को फिर हम उसका क्या करेंगे, उसका केलस बनाएंगे, और केलस बनाने के पश्चात इससे छोटे छोटे फिर क्या निकल जाएंगे,
इसमें जो कोशिकाएं होगी वो डिफरेंटेशन अर्थात विभेदन होगा, और ये विभेदन होकर के कोशिकाएं क्या करेगी, ऊतक का निर्माण करेगी, और ऊतक का निर्माण करने के पश्चात प्रत्येक कोशिका अपने समान छोटे छोटे पादपक अर्थात प्लांटलेट्स का निर्माण कर लेगी, और इस प्रकार ये प्रोटोप्लास्ट से प्लांटलेट्स का विकास हो जाएगा। इसको हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं अर्थात संरचना विकास। तो इस प्रकार प्रोटोप्लास्ट जो तकनीक है एंजाइमेटिक विधि के द्वारा पहले प्रोटोप्लास्ट तैयार करेंगे। प्रोटोप्लास्ट तैयार करने के पश्चात ये जो प्रोटोप्लास्ट है वो संरचना विकास की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और छोटे छोटे पादपकों का निर्माण हो जाता है। तो आज हमने आज की जो कालांश है उसमें प्रोटोप्लास्ट को विलगन कैसे किया जाता है, प्रोटोप्लास्ट का जो कल्चर होता है वो किस प्रकार से संपन्न होता है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। आगामी क्लास में हम एक नया चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।